हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 की ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक का 5वां चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है खनिज और एवं शेल। इस चैप्टर को हम पूरा इसी वीडियो में कम्प्लीटली कवर करेंगे बिकॉज़ ये चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा है और आसान भी है। इस चैप्टर को इसी वीडियो में हम समाप्त कर देंगे। आइए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, पहला टॉपिक हमारे पास है खनिज किसे कहते हैं। बेसिकली खनिज एवं शेल के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो पहला टॉपिक हमारा यही बनता है कि खनिज आखिर कहते किसको हैं। ठीक है, तो खनिज एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक तत्व होता है जिसमें क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन और भौतिक गुणधर्म होते हैं। ठीक है, यानी अब इसको मैं समझाता हूँ आपको कि खनिज एक्चुअल में कहते किसको है। देखिए, एक ऐसा प्राकृतिक, यानी पहली बात तो ये प्राकृतिक पदार्थ होता है, प्राकृतिक तत्व होता है। ठीक है, इसके अलावा कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व होता है, यानी इसके अंदर कार्बन के अंश भी पाए जाते हैं, अकार्बन के अंश भी पाए जाते हैं। और इसके एक स्ट्रक्चर भी होता है, बेसिकली खनिज का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी बहुत सारे तत्वों से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, और इसके अलावा इसके कुछ गुणधर्म होते हैं, कुछ विशेषताएं भी इसके अंदर होती हैं। ये तो हो गई किताब वाली डेफिनेशन, ठीक है, जो आपको किताब में दिखेगी। लेकिन एक्चुअल में हम इसको कैसे समझ सकते हैं। देखिए, खनिज का निर्माण, खनिज जो होता है ना, खनिज का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर होता है। यानी खनिज जो है किसे कहेंगे, ऐसे पदार्थ को जो दो तत्वों से या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है, उसको हम क्या बोलेंगे, खनिज। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी विशेषताएं मैंने आपको बता दी कि इसके अंदर कार्बन भी पाया जाता है, अकार्बन भी पाया जाता है। इसके अलावा ये प्राकृतिक भी होता है। ठीक है, तो ये दो तीन बातें आपको याद रखनी है खनिज के बारे में। और आप ये भी जानते होंगे खनिज जो है कहाँ पाए जाते हैं, जमीन के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ छोटी छोटी चीज़ें उनको आपको याद रखना है बस। ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दी और कुछ पॉइंट्स बता दी खनिज के बारे में जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि कभी कभी सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट, ये एक तत्वीय खनिज भी पाए जाते हैं। अब देखिए, कुछ खनिज ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक तत्व पाया जाता है। अब ये एक एक्सेप्शन है इस डेफिनेशन का। मैंने आपको क्या बताया कि खनिज का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर होता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्या है कि कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक तत्व से मिलकर बनते हैं, फिर भी उनको जो है खनिज ही बोला जाता है। तो उसमें क्या है, जैसे सल्फर है, तांबा है, चांदी है, ग्रेफाइट है, स्वर्ण है, इनको हम बोलते हैं एक तत्वीय खनिज, बिकॉज ये एक तत्व से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि खनिज किसको कहते हैं। खनिज दो तत्वों से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसी को खनिज बोलते हैं, और बेसिकली ये जमीन के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट्स भी यहाँ पे दे रखे हैं, उनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे पॉइंट दे रखा है कि पृथ्वी के संपूर्ण परपटी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम से बना है। परपटी का लगभग 98% भाग। ठीक है, परपटी आप जानते हैं जो पृथ्वी है वो 3 परतों से मिलकर बना है, परपटी, मेंटल और क्रोड। तो परपटी जो पहली परत है, ठीक है, उसका 98% भाग इन तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, और शेष भाग जो है यानी 2% भाग जो है परपटी का, वो टाइटेनियम से, हाइड्रोजन से, फास्फोरस से, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकिल और कुछ अन्य छोटे पदार्थों से मिलकर बना है। ठीक है, इसके अलावा अगर भूपरपटी की अगर बात करें कि भूपरपटी पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो लगभग 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है। यानी परपटी पर कम से कम 2000 प्रकार के जो है खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे, परपटी पर। ठीक है, अब खनिजों के प्रकार समझ लेते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, खनिजों को बेसिकली 2 प्रकार में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं धात्विक खनिज और एक होते हैं अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज हम किसको कहेंगे, जैसे नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि धात्विक खनिज ऐसे खनिज होते हैं जिनमें धातु के अंश पाए जाते हैं। क्लियर है, तो धातु किसको कहते हैं, जैसे सोना, चांदी,
ठीक है, तांबा, ठीक है, इन सबको लोहा, ठीक है, इन सबको क्या बोला जाता है? धातु। तो जिसमें धातु पाया जाए, जिस खनिज में धातु पाया जाए उसको हम क्या बोलेंगे? धात्विक खनिज। क्लियर है बात? जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ठीक है, ये क्या है? धातु है। और प्लेटिनम, जैसे प्लेटिनम है तो इसमें धातु का अंश पाया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है धात्विक खनिज। ठीक है। अब धात्विक खनिज को ही ना दो प्रकारों में और बांटा जाता है। ठीक है, बल्कि तीन टाइप्स में बांटा जाता है धात्विक खनिज को। पहला है बहुमूल्य धातु, लौह धातु और अलोहिक धातु। यानी अब देखिए, कुछ ऐसे धात्विक खनिज है जो एक तरीके से बहुत ही बहुमूल्य धातु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो उन्हें बहुमूल्य धातु बोला जाता है, जैसे स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनम। ठीक है, एक होता है लौह धात्विक खनिज। लौह धात्विक खनिज जिसमें लोहे के अंश पाए जाए, जिसमें ऐसे खनिज जिसमें लोहे के अंश पाए जाए उनको क्या बोलेंगे? लौह धात्विक खनिज। और एक होते हैं अलोहिक धातु या अलोहिक धात्विक खनिज, ऐसे खनिज जिसमें लोह के अंश नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है, आप देख सकते हो। अब आता है हमारे पास दूसरा प्रकार धातुओं का, खनिजों का, वो है अधात्विक खनिज। अब अधात्विक खनिज किसको बोला जाता है? अधात्विक खनिज ऐसे खनिज होते हैं, बेसिकली नाम से क्लियर होता है, जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल आपके सामने है गंधक, फॉस्फेट, नाइट्रेट, ये सब अधात्विक खनिज है, बिकॉज इसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते। क्लियर है बात? अब आता है शेल। अब शेल किसको बोला जाता है? हमने खनिज समझ लिए, खनिज जो है तत्वों से मिलकर बनते हैं। शेल किससे मिलकर बनते हैं? देखिए, शेल जो है ना, शेल खनिजों से मिलकर बनते हैं। शेल किससे मिलकर बनते हैं? खनिजों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो शेल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। और अगर देखी जाए, पृथ्वी की परपटी शेलों से ही बनी है। ठीक है, शेल कठोर हो सकते हैं, नरम हो सकते हैं, विभिन्न रंगों के हो सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कैसा होता है? कठोर होता है। इसी तरह क्वार्ट्ज़ाइट बिल्कुल वाइट कलर का होता है, शेल होता है। गैब्रो काले कलर का होता है। ये सारे शेल की बात हो रही है। शेलों के टाइप समझते हैं। शेल कितने प्रकार के होते हैं? शेल बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आग्नेय शेल, एक होता है अपसादी शेल और एक होता है कायांतरित शेल। एक एक करके डिटेल में इनको बारे में समझते हैं। आग्नेय शेल किसको कहा जाता है? देखिए, आग्नेय शेल की अगर बात की जाए, आग्नेय शेलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा और लावा से होता है। क्लियर है बात? भाई होता क्या एग्जैक्टली? होता क्या एग्जैक्टली कि जो पृथ्वी के अंदर आप जानते हैं लावा है, मैग्मा है। ठीक है, वो मैग्मा जब ऊपर आता है ज्वालामुखी के द्वारा, ठीक है, जब ज्वालामुखी फटता है, ऊपर आता है, वो ऊपर आके जब वो लावा निकलता है, वो बेसिकली पदार्थ होते हैं। ठीक है, और वो पदार्थ, वो चट्टानें जो होती हैं, वो क्या होती है? एक तरीके से जब लावा निकलता है, फटता है, वो जो है ज्वालामुखी के आसपास या पृथ्वी के सतह पर आके वो जम जाती है। वो ठंडी होती है। ठीक है, वो मैग्मा लावा ठंडा होता है और उसके बाद वो जो है जम जाता है। जमने के बाद वो चट्टान का रूप ग्रहण कर लेता है, चट्टान का रूप बन जाता है और उस चट्टान को बोला जाता है आग्नेय चट्टान या आग्नेय शेल। शेल बेसिकली चट्टान को ही बोलते हैं। तो आग्नेय शेल किसको बोलते हैं? ऐसे शेल जो किससे बनते हैं? मैग्मा और लावा के ठंडे होने से बनते हैं। क्लियर है बात? अब इनको जो एक बात ध्यान रखना, इनको प्राथमिक शेल भी बोला जाता है। प्राथमिक शेल क्यों बोला जाता है इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे आपको समझाऊंगा। तो बेसिकली समझ में आ गया आग्नेय शेल। आग्नेय शेल किसको बोलते हैं? ऐसे शेल जो मैग्मा और लावा से बनते हैं। कैसे? ठंडे होकर बनते हैं। जब वो मैग्मा आता है, लावा आता है, ठीक है, जब वो लावा निकलता है, ठीक है, वो ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद वो जम जाता है और जमने के बाद वो एक चट्टान का रूप ग्रहण कर लेता है और उसी को बेसिकली आग्नेय शेल बोला जाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। जैसे इसको बोला जाता है इंग्लिश में इग्नियस। ठीक है, और ये जो इग्नियस शब्द है ना, ये लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है अग्नि। तो बेसिकली आग से बनता है, आग से ही बनती है ये शेल, इसलिए बेसिकली इनको आग्नेय शेल बोला जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण जैसे मैं देख लेता हूँ, जैसे ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेशिया, ठीक है, टफ, ये सारे आग्नेय शेलों के उदाहरण हैं। अब आते हैं अपसादी शेल। अब अपसादी शेल किसको बोलते हैं? देखिए,
मैं आपको बताता हूँ अवसादी शैलों का जो निर्माण होता है वो आग्नेय शैलों से ही होता है। ठीक है, अब आग्नेय शैलों से कैसे होता है? जब आग्नेय शैल एक बार बन जाते हैं, भाई लावा निकला, ठीक है, वो जमा इकट्ठा हुआ, ठंडा हुआ और आग्नेय शैल बन गए। उसके बाद क्या होता है भाई, बाहरी क्रियाओं की वजह से, भाई बारिश हो गई या हवा आ गई, ठीक है, हवा की वजह से क्या होता है, वो चट्टान घिसती रहती है, ठीक है, घिसती रहती है, उसमें घिसावट होती है और एक कुछ टाइम के बाद वो अवसाद बन जाता है। कुछ टाइम के बाद वो एकदम चूरा बन जाता है, कंकड़ बन जाते हैं और फिर वो क्या होता है, एक तरीके से एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं और एक जगह पे इकट्ठा होने के बाद वो अवसाद क्या बन जाता है, एक नई चट्टान का रूप ग्रहण करता है और उसको बोला जाता है अवसादी शैल। तो चट्टानों के टूटने से, चट्टानों के फूटने से, चट्टानों के घिसने से जो नया शैल जो बनता है हमारे सामने, ठीक है, उसको बोला जाता है अवसादी शैल। ठीक है, अवसादी शैलों को इंग्लिश में बोला जाता है सेडिमेंट्री। और ये सेडिमेंट्री वर्ड जो है ना, इसकी उत्पत्ति भी लैटिन भाषा के शब्द है सेडिमेंटस, उससे हुई है और उसका मतलब होता है व्यवस्थित होना। ठीक है, तो अवसादी शैलों के बारे में बता दिया मैंने। तो अब देखिए होता क्या है एग्जैक्टली, थोड़ी बहुत प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ कि भाई जो अवसादी शैल जो आग्नेय शैल होते हैं, जब उनमें घिसावट होती है, टूट फूट होती है, ठीक है, तो जब एक तरीके से जब ये जो टुकड़े होते हैं, मलबा जो होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, एक जगह इनका निक्षेपण हो जाता है और इस प्रक्रिया को बोला जाता है शिलीभवन। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, शिलीभवन या इंग्लिश में लिथिफिकेशन। ठीक है, लिथिफिकेशन। तो ये प्रक्रिया होती है, ये शैल होती है। अब तीसरी है कायांतरित शैल। कायांतरित शैल, कायांतरित का मतलब होता है स्वरूप में परिवर्तन। अब होता क्या है, कई बार शैलों का क्या होता है, दाब में, आयतन में, तापमान में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप एक नई शैल का निर्माण होता है और उसको बोला जाता है कायांतरित शैल। दोबारा मैं आपको समझाता हूँ कि जब आग्नेय शैल या फिर अवसादी शैल, इन दोनों शैलों में किसी एक शैल में दाब की वजह से या आयतन की वजह से या तापमान की वजह से परिवर्तन हो, ठीक है, और परिवर्तन के बाद एक नया शैल बन जाए, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कायांतरित शैल। ठीक है, क्लियर है। तो ये थे आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ आग्नेय शैल को प्राथमिक शैल क्यों बोला जाता है। बेसिकली आग्नेय शैल को प्राथमिक शैल इसलिए बोला जाता है, आप भी जान चुके होंगे अब दो शैल के बारे में पढ़ने के बाद, बिकॉज आग्नेय शैल से ही दूसरे शैलों का निर्माण होता है। आग्नेय शैल से अवसादी शैल बनते हैं और अवसादी शैल से ही फिर जो है कायांतरित शैल बनते हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक जो है वो है शैली चक्र। अब शैली चक्र में क्या है, देखिए जो शैल होते हैं ना, एक बात आप ध्यान रखना शैलों के बारे में कि मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रह पाते। भाई अगर आग्नेय शैल बन गया तो ऐसा नहीं है वो हमेशा आग्नेय शैल ही बना रहेगा, उसके स्वरूप में परिवर्तन होगा, वो अवसादी शैल बन जाएगा। और फिर जब वो अवसादी शैल बन जाएगा तो ऐसा नहीं है वो हमेशा अवसादी शैल रहेगा, वो अवसादी शैल बाद में कायांतरित शैल बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। और को कायांतरित शैल भी फिर कायांतरित शैल नहीं रहेगा, फिर वो जो शैल है वो दोबारा या तो आग्नेय शैल बन जाएगा या अवसादी शैल बन जाएगा। क्लियर है। तो यानी शैल कभी भी एक अवस्था में नहीं रहते, वो अपनी अवस्था बदलते रहते हैं समय के अकॉर्डिंग। ठीक है, भाई आग्नेय शैल होती है, प्राथमिक शैल होती है, उनसे अवसादी शैल बन गई। ठीक है, अवसादी शैल या फिर आग्नेय शैल से जो है क्या बनती है, जब दाब परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, आयतन में परिवर्तन होता है, तो उससे कायांतरित शैल बन जाती है। तो कहने का मतलब है ये शैल से ही बोला जाता है शैली चक्र, यानी ऐसा चक्र जिसमें खनिजों का निर्माण होता रहता है। अब एक और टॉपिक क्या है, एक तरीके से पेट्रोलॉजी है। पेट्रोलॉजी किसको कहा जाता है? पेट्रोलॉजी शैलों का विज्ञान है, जिसमें शैलों को पढ़ाया जाए उसको बोला जाता है पेट्रोलॉजी। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा चैप्टर था, बहुत ही आसान चैप्टर था। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इतना ही था। ठीक है, अगला चैप्टर आपको किस वीडियो पे चाहिए, किस चैप्टर पे चाहिए, अगली वीडियो आपको किस चैप्टर पे चाहिए, आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा।